नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के सेल या कोशिका चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हाँ, जिसमें हम दिए गए स्लाइड्स के अनुसार अगले महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाएंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सही कहा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं। स्लाइड 1, मुझे ये जानना था कि कोशिकाएं बाहरी वातावरण से अपना भोजन या दूसरे पदार्थ आखिर कैसे ग्रहण करती हैं। ये एंडोसाइटोसिस क्या है? देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो एंडोसाइटोसिस कोशिका द्वारा बाहरी पदार्थों को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। मतलब कोशिका के अंदर बाहर से चीजें लेने का ये एक तरीका है। अच्छा, पर ये होता कैसे है? ये दूसरे पॉइंट में बताया गया है। यह प्रक्रिया कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही संभव हो पाती है। अगर झिल्ली फ्लेक्सिबल ना हो तो ये नहीं हो पाएगा। ओह, मतलब लचीलेपन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट देखिए। उदाहरण के लिए अमीबा, जो एक जीव है ना, वो अपना भोजन इसी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा, हाँ, वो तो अपनी आकारिति बदलता रहता है। सही पकड़ा आपने। और चौथे पॉइंट में वही बताया है कि इस प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। कोशिका झिल्ली भोजन कण के चारों ओर एक थैली जिसे सैक कहते हैं, बना लेती है और फिर उसे अंदर खींच लेती है। वाह, बाहर से थैली बनाकर अंदर खींच लेना, बहुत बढ़िया। तो अब स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 2। क्या इस एंडोसाइटोसिस के अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। ये 5वां पॉइंट है हमारा कि एंडोसाइटोसिस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन-कौन से? पहला है फैगोसाइटोसिस। ये तब होता है जब कोशिका कोई ठोस पदार्थ यानी सॉलिड चीज ग्रहण करती है। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, ये क्या होता है? जब कोशिका कोई द्रव या तरल पदार्थ मतलब लिक्विड अंदर लेती है, तब उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। समझ गई। ठोस के लिए फेगोसाइटोसिस और तरल के लिए पिनोसाइटोसिस। चलिए अब स्लाइड 3 देखते हैं। स्लाइड 3। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की। ये भित्ति किन जीवों में पाई जाती है और ये किस चीज से बनी होती है? तो इसके पहले पॉइंट में क्लियर लिखा है कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से केवल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में पाई जाती है। जंतुओं में ये नहीं होती। सिर्फ पौधों में? हाँ, पर दूसरा पॉइंट देखिए। इसके अलावा ये कवक, जिसे हम फंजी कहते हैं, उसमें भी मौजूद होती है। अच्छा, फंगी में भी होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया तीनों में होती है। पर क्या ये एक ही चीज से बनती है? नहीं। चौथा पॉइंट यही बताता है कि जो पादप कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज। अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। स्लाइड 4। ये सेल्यूलोज आखिर है क्या और इस कोशिका भित्ति के मुख्य कार्य क्या होते हैं? देखिए, 5वां पॉइंट ये समझाता है कि सेलुलोज एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कोई साधारण चीज नहीं है। जटिल कार्बोहाइड्रेट? हाँ। और छठा पॉइंट बताता है कि यही सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता मतलब स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रदान करता है, जिससे पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं। ओह, तभी पेड़ इतने मजबूत होते हैं। बिल्कुल। 7वां पॉइंट यह है कि कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। और 8वां जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाँ बताइए। ये कोशिका को अल्परासरणी माध्यम यानी हाइपोटोनिक मीडियम में पानी भरने के कारण फटने से बचाती है। मतलब अगर कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा पानी चला जाए तो कोशिका भित्ति उसे फटने नहीं देती। एग्जैक्टली। ये एक मजबूत दीवार की तरह उसको रोक कर रखती है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों।
कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 5। अभी आपने प्लांट सेल वॉल की बात की, पर कवक और जीवाणु की कोशिका भित्तियां किन चीजों से बनी होती हैं? और ये जो प्लांट सेल वॉल है, उसकी परतें या लेयर्स क्या होती हैं? देखिए, नवा पॉइंट यही है कि कवक यानी फंगाई की कोशिका भित्ति चितिन नामक पदार्थ से बनी होती है। चितिन, अच्छा। और जीवाणु की? 10वां पॉइंट देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। पेप्टिडोग्लाइकन। और प्लांट्स वाले में क्या लेयर्स होती हैं? 11वां पॉइंट यही बताता है कि पादप कोशिका भित्ति 3 परतों से मिलकर बनती है। मध्य पट, जिसे मिडल लमेला कहते हैं, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। 3 लेयर्स। तो ये मिडल लमेला क्या है? 12वां पॉइंट यही क्लियर करता है। जो मध्यपट या मिडल लमेला है, वो कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। ये एक तरह से 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, एक सीमेंट की तरह। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। स्लाइड 6। ये द्वितीयक भित्ति की संरचना कैसा होती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दीवार इतनी मजबूत है तो कोशिकाओं के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। 13वां पॉइंट बताता है कि जो द्वितीयक भित्ति है, सेकेंडरी वॉल, वो लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन? हाँ। और 14वां पॉइंट देखिए, इसी लिग्निन के कारण पादप कोशिका भित्ति बहुत कठोर और जलरोधी यानी वाटरप्रूफ हो जाती है। वाटरप्रूफ? फिर पानी अंदर बाहर कैसे जाएगा? वही तो मैजिक है। 15वां पॉइंट यही समझाता है कि कोशिका भित्ति में जल और खनिजों के आदान प्रदान के लिए विशेष छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये तो नया वर्ड मिला। बिल्कुल। और 16वां पॉइंट यही है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा 2 पादप कोशिकाओं के बीच संचार मार्ग यानी कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं। इन्हीं के जरिए सारी चीजें आती जाती हैं। वाह, दीवार में रास्ता भी बना दिया नेचर ने। चलिए अब स्लाइड 7 की तरफ चलते हैं। स्लाइड 7। अब हम कोशिका के दिमाग यानी केंद्रक, न्यूक्लियस की बात करते हैं। इसका परिचय और इसकी खोज किसने की थी? पहला पॉइंट देखिए, केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर होता है। ये कोशिका का दिमाग ही है। हाँ, वही सब कंट्रोल करता है। खोज किसने की? दूसरा पॉइंट बताता है कि इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन, 1831। एग्जाम में बहुत बार आता है ये। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है कि ये केंद्रक एक दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस दोहरी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोहरी झिल्ली? तो क्या इसमें भी छिद्र होते हैं जैसे सेल वॉल में थे? हाँ, चौथा पॉइंट देखिए, इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, सही है। अब स्लाइड 8 पर चलते हैं दोस्तों। स्लाइड 8। इन छिद्रों का न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है और केंद्रक के अंदर कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं? 5वां पॉइंट ये क्लियर करता है कि केंद्रक छिद्रों के माध्यम से ही पदार्थों का अंदर बाहर आदान प्रदान होता है। अच्छा, और अंदर क्या होता है? 6वां पॉइंट देखिए, केंद्रक के बिल्कुल अंदर गुणसूत्र, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स? हाँ, इसके बारे में तो सुना है। ये किस चीज से बनते हैं? 7वां पॉइंट बताता है कि ये गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन। और जीन क्या होता है फिर? 8वां पॉइंट वही है। डीएनए के उस हिस्से को जो क्रियात्मक खंड यानी फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसे जीन कहते हैं। ओह, तो डीएनए का वो हिस्सा जो एक्चुअल काम करता है वो जीन होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, शेयर जरूर करें। चलिए अब स्लाइड 9 पर नजर डालते हैं। स्लाइड 9। इस डीएनए और गुणसूत्रों का महत्व क्या है और मानव शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 9वां पॉइंट बताता है कि डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन की सारी सूचनाएं छुपी होती हैं। ये एक तरह का मैनुअल है। मतलब कोशिका को कैसे बनना है, क्या काम करना है, सब डीएनए में लिखा है। बिल्कुल। इसलिए 10वां पॉइंट कहता है कि केंद्रक के बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। ये इतना महत्वपूर्ण है। बिना न्यूक्लियस के कोशिका डेड हो जाएगी। अच्छा, और गुणसूत्रों की संख्या? 11वां पॉइंट देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में
46 गुणसूत्र होते हैं। 46, ठीक है। और 12वां पॉइंट ये बताता है कि जब कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन होता है, उस समय यह गुणसूत्र छाड़ाकार मतलब रॉड शेप्ड दिखाई देते हैं। रॉड शेप्ड। चलिए अब केंद्रक के अंदर और गहराई में जाते हैं। स्लाइड 10। केंद्रक के आंतरिक संरचना में और क्या-क्या होता है? 13वां पॉइंट बताता है कि केंद्र के अंदर जो द्रव या फ्लूइड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा। और 14वां पॉइंट देखिए, केंद्र के भीतर एक और छोटी संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियोलस, इसका क्या काम है? 15वां पॉइंट यही है कि इसी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। ओ वाओ, राइबोसोम यहाँ बनते हैं। और जो पोर्स थे उनका साइज क्या होता है? 16वां पॉइंट वहीं क्लियर करता है। केंद्रक झिल्ली के जो छिद्र होते हैं न्यूक्लियोपोर्स, उनका आकार 40 से 100 नैनोमीटर यानी नैनोमीटर के बीच होता है। 40 से 100 नैनोमीटर, बहुत ही छोटे। अब बढ़ते हैं स्लाइड 11 की तरफ। स्लाइड 11। ये क्रोमेटिन और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बीच आखिर अंतर क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर 17वां पॉइंट देखिए। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप से केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, हर वक्त नहीं दिखते। अच्छा, तो नॉर्मल टाइम में ये कैसे रहते हैं? 18वां पॉइंट यही बताता है। सामान्य अवस्था में ये गुणसूत्र क्रोमैटिन नामक उलझे हुए तंतुओं के रूप में पड़े रहते हैं, जैसे उलझा हुआ धागा हो। ओ, मतलब जब उलझे हुए हैं तो क्रोमैटिन, और जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और 19वां पॉइंट देखिए, ये क्रोमैटिन डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, और 20वां पॉइंट वही डेटा है जो हमने पहले बात की। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है, जो कुल मिलाकर 46 होते हैं। 23 पेयर्स या 46। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब स्लाइड 12 की ओर चलते हैं। राइट, 12। अब केंद्रक से बाहर निकलते हैं। ये कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पहला पॉइंट बताता है कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरा हुआ तरल पदार्थ है। मतलब बाहरी लेयर और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड है। हाँ। और दूसरा पॉइंट देखिए, इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के विभिन्न कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स स्थित होते हैं। सारे ऑर्गन्स इसी में तैरते हैं। ओह, तो ये कैसा फ्लूइड होता है? तीसरा पॉइंट बताता है कि कोशिका द्रव्य का लगभग 80% भाग केवल जल होता है, यानी पानी। 80% पानी। और इसका काम क्या है? चौथा पॉइंट यही समझाता है कि कोशिका के भीतर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो इसी में संपन्न होती हैं। सारी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। समझ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर, पर आपको हर सब्जेक्ट इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए अब स्लाइड 13 देखते हैं। स्लाइड 13। एक शब्द है जीवद्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह क्या होता है और इसका कोशिका में क्या महत्व है? इसको एक समीकरण या इक्वेशन से समझते हैं जो 5वें पॉइंट में है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक के। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। एकदम सही। इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। और छठा पॉइंट यह है कि जीव द्रव्य ही कोशिका का वास्तविक जीवित भाग लिविंग पार्ट होता है। ओह, यही लिविंग पार्ट है। बहुत क्लियर हो गया। अब आगे स्लाइड 14 पर चलते हैं। स्लाइड 14। यहाँ एक नए कोशिकांग की बात है, अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहते हैं। ये क्या है? देखिए, पहला पॉइंट बताता है कि अंतर्द्रव्यी जालिका या ईआर झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक पूरा तंत्र यानी नेटवर्क है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है। अच्छा, और क्या ये एक ही टाइप का होता है? नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, ईआर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक खुरदरी, जिसे आरईआर या रफ कहते हैं, और दूसरी चिकनी, जिसे एसईआर या स्मूथ कहते हैं। रफ और स्मूथ, तो ये खुरदरी क्यों होती है? तीसरा पॉइंट वही बताता है। आरईआर खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम दाने दाने जैसे दिखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होती है। जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन बनेगा। बहुत लॉजिक वाली बात है।
अब देखते हैं स्लाइड 15। स्लाइड 15 इन दोनों के SCR और RER के बीच कार्यों का अंतर क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझाइए। हाँ, 5वां पॉइंट क्लियर करता है कि SER यानी स्मूथ ER पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए ये चिकनी होती है। तो अगर इस पे राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बनाती होगी, तो ये करती क्या है? 6वां पॉइंट देखिए, SER का मुख्य काम लिपिड यानी वसा के संश्लेषण में सहायता करना है। ये फैट बनाती है। अच्छा, RER प्रोटीन बनाता है और SCR लिपिड बनाता है, और RER का कोई और काम? 7वां पॉइंट बताता है कि RER प्रोटीन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है, जो प्रोटीन बनता है उसे आगे भेजना। और ER? आहा, 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ER विषैले पदार्थों और दवाओं का निराकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले पदार्थों को असरहीन करना? ये तो बहुत जरूरी फंक्शन है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब स्लाइड 16 की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 16। ER कहाँ पाई जाती हैं और कोशिका के भीतर इसके और क्या काम है? अब 9वां पॉइंट देखिए, यकृत मतलब लिवर की कोशिकाओं में ER बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना शरीर में। ओहो, इसीलिए लिवर सेल्स में ER ज्यादा होता है। एकदम रिलेट हो गया। बिल्कुल। और 10वां पॉइंट देखिए, ER झिल्ली निर्माण, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया में बहुत सहायक है। जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, उन्हीं से कोशिका झिल्ली बनती है। वाह, ये अपने ही पुर्जे खुद बना रहे हैं। सही बात है। 11वां पॉइंट बताता है कि ER कोशिका के भीतर एक बेहतरीन परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करता है, सामान को इधर-उधर ले जाना। और 12वां पॉइंट क्या है? इसके साथ ही ER कोशिका द्रव्य को एक ढांचा या फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। सपोर्ट, ढांचा। दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए अब स्लाइड 17 की ओर देखते हैं। स्लाइड 17, स्रावी कोशिकाएं यानी सिक्रीटरी सेल्स जिनमें सिक्रीशन होता है, उनमें ER का क्या रोल होता है? देखिए, 13वां पॉइंट बताता है कि RER पर राइबोसोम लगे होने के कारण ही ये माइक्रोस्कोप में खुरदरी दिखाई देती है। ये तो हम समझ चुके हैं। हाँ, ये क्लियर है। अब 14वां पॉइंट देखिए, RER अधिकतर उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रोटीन का स्राव यानी प्रोटीन सिक्रीशन करती हैं, जैसे हार्मोन्स या एंजाइम्स निकालने वाली सेल्स। अच्छा, और SER कहाँ मिलता है? 15वां पॉइंट बताता है कि SER अधिकतर यकृत यानी लिवर और वसा कोशिकाओं यानी एडिपोज सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि ये लिपिड बनाते हैं। और क्या रोल है इसका? 16वां पॉइंट देखिए, SER पाचन एंजाइमों के संश्लेषण में भी सहायक होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने में भी सहायक। बहुत बढ़िया। अब हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 18 पर आते हैं। स्लाइड 18, अंत में ये बताइए कि कोशिकीय स्रावी मार्ग, सेल्यूलर सिक्रीटरी पाथवे, कैसे काम करता है? देखिए, इसको पूरी तरह से समेटते हैं। 17वां पॉइंट बताता है कि ER से निकलने वाली जो पुटिकाएं या वेसिकल्स होती हैं, वो पदार्थों को गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाती हैं। मतलब ER ने मटेरियल बनाया, उसको एक थैली वेसिकल में पैक किया और गोल्गी के पास भेज दिया। एकदम सही। और इस प्रकार 18वां पॉइंट ये कहता है कि ER और गोल्जी उपकरण दोनों मिलकर एक पूरा स्रावी मार्ग, सेक्रेटरी पाथवे बनाते हैं, जिससे कोशिका का सामान बाहर निकलता है या जहां जरूरत होती है वहां पहुंचता है। बिल्कुल। ये एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। सच में, कोशिका के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसी मॉडर्न सिटी से कम नहीं लगती। आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कंसेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना न भूलें।